राधे राधे दोस्तों। आज हमारा क्लास है उपलब्ध साधन और विनियोग, आय, बचत एवं बजट का सेकेंड क्लास है, जो कि फर्स्ट क्लास हो चुका है। उसी का भाग है आवश्यकता। तो आवश्यकता से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रेरणा के स्रोत या चरण में प्रथम चरण कौन सा है। तो प्रेरणा के स्रोत या चरण में प्रथम चरण कौन सा है, तो आवश्यकता है। तो इसका आंसर बी होगा। तो प्रेरणा के स्रोत चरण में आवश्यकता है, चालक है, और उद्दीपन प्ररोदय है, प्रेरक है। तो यह सब प्रथम चरण में, मतलब आवश्यकता प्रथम चरण, चालक सेकेंड चरण है, और उद्दीपक प्ररोदय थर्ड चरण है, और प्रेरक चौथा चरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकता से आता है। तो जानते हैं कि परिवार के लिए भोजन आवश्यकता आवश्यकता की आवश्यकताओं से अंतर्गत आता है, मतलब आवश्यक आवश्यकता के अंतर्गत आता है। भोजन वह होता है जिससे शरीर को पोषक मिलता है। भोजन क्या होता है? जिससे शरीर को जो है कि पोषक मिलता है। और भोजन कोई भी ऐसी वस्तु है जिसे खाया या पिया जाता है, जो शरीर की ऊर्जा वृद्धि सुचारू रूप से चलाने तथा रोगों से लड़ने संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करें। संक्षेप में, भोजन वह कच्चा माल है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। उचित प्रकार व मात्रा में पोषण भोजन ग्रहण करने से अच्छा पोषण होता है। तो परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यक आवश्यकताओं में आता है? तो परिवार के लिए भोजन आवश्यकताओं में आता है। तो इसका आंसर बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैस्लो के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित आवश्यकताओं को लगाइए। इसमें पूछा गया है कि मैस्लो के आवश्यकता अनुक्रम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित आवश्यकताओं को क्रम में लगाना है। तो पहली मैस्लो की आवश्यकता क्या है? शारीरिक सुरक्षा है। तो शारीरिक सुरक्षा है, तो देखिए इसमें शारीरिक सुरक्षा मतलब शारीरिक यहाँ पर दिया गया है। फिर जो है कि सुरक्षा होता है, पहले शारीरिक सुरक्षा, फिर जो कि सुरक्षा होता है, तो ये दूसरा है। और फिर जो कि प्यार होता है, तो सामाजिक सुरक्षा, तो सामाजिक सुरक्षा में ही प्यार होता है। तो तीसरा यह है। और फिर जो है कि सम्मान होता है, चौथे के स्थान पर क्या होता है? सम्मान होता है। फिर लास्ट में स्वयं यथार्थता, मतलब स्वयं पर निर्भर होना, स्वयं यथार्थता। तो पांचवा यह है। तो मेस्लो के पांच सिद्धांत, मेस्लो ने 5 सिद्धांत दिए थे। शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, और प्यार जो है वही, और स्वयं यथार्थता। तो इसका आंसर होगा पहला। पहला जो है कि इसका आंसर बी होगा। चौथा, तीसरा, पहला, पांचवा, इसका आंसर बी होगा। तो शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, प्यार, सम्मान, स्व यथार्थता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वस्तुओं और सेवा का ऐसा प्रवाह जो कि मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है, वह कहलाता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह, मतलब जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होगा, तो वो समझ लीजिए कि वास्तविक आय है। तो इसका आंसर बी होगा। वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह जो कि मानवीय आवश्यकताओं संतुष्टिकरण के लिए करण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है, वह कहलाता है वास्तविक आय। क्या कहलाता है? वह वास्तविक आय कहलाता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। तो वास्तविक आय वह आय है जो परिवार को एक निश्चित अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह से प्राप्ति होती है, वास्तविक आय कहलाती है। कुछ सेवाएं मुद्रा खर्च किए बगैर ही प्राप्त हो जाता है, जबकि कुछ सेवाएं वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, जैसे कि निःशुल्क यात्रा, मकान, घरेलू बागवान से प्राप्त सब्जियां आदि होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है कि असत्य है। तो इनमें से कौन सा वाक्य जो है कि तो पढ़ते हैं पूरा। तो पैसा आय
पैसा आय वह आय है जो प्रचलित नोट, सिक्के, चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो यह जो है कि गलत है। आय एक निश्चित अवधि में परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों द्वारा अर्जित आय, धन एवं मुद्रा पारिवारिक आय कहलाती है। पारिवारिक आय जो है कि 3 प्रकार का होता है। एक मौद्रिक आय होता है, और दूसरा जो है कि वास्तविक आय, और तीसरा मानसिक आय होता है। और देखते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं। वास्तविक आय वह आय है जो सेवाओं वस्तुओं की बचत से प्राप्त होती है, तो यह तो सत्य है। और मानसिक आय सेवाओं वस्तुओं के उपयोग से प्राप्त संतोष कहलाता है, ये भी सही है। और निचली आय पैसे की उधार लेकर प्राप्त होता है, तो यह भी सही है, जो कि गलत होगा ए। तो इसका आंसर ए सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मजदूरी वेतन, मकान किराया, जमीन किराया, पेंशन व रॉयल्टी बैंक कहलाते हैं। तो मजदूरी, वेतन, मकान किराया, पेंशन व रॉयल्टी बैंक कहलाते हैं। तो यह जो है कि प्रत्यक्ष मुद्रा आय है। यह सब क्या है? प्रत्यक्ष मुद्रा आय, यह मुद्रा में आएगा। अगर यही जो है कि मजदूरी, वेतन, मकान किराया, जमीन किराया, पेंशन और रॉयल्टी बैंक मुद्रा से संबंधित, परिवार से संबंधित हो, तो यह अप्रत्यक्ष से होगा। तो यह मुद्रा पूछा, प्रत्यक्ष मुद्रा आय है, तो इसका ये सही होगा, प्रत्यक्ष मुद्रा आय। इसके अंतर्गत वे वस्तुएं और सेवाएं आती हैं जिन्हें परिवार बिना पैसे खर्च किए ही प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष आय कला, जैसे वेतन के साथ प्रधानमंत्री, डॉक्टर, बड़ी कंपनियों में मैनेजर आदि को निशुल्क मकान, चिकित्सा, टेलीफोन सुविधा आदि होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का सोपानिक क्रम क्या होता है? तो मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का सोपानिक क्रम क्या है? तो पहले तो होगा मेस्लो का आवश्यकता को, जैसा कि पहले मेस्लो का हमने देख लिया। पहले क्या होता है? शारीरिक आवश्यकता होती है, मतलब शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता। तो शारीरिक आवश्यकता होती है, तो शारीरिक आवश्यकता जो है कि यहाँ पर है, पहला है। और जैसे तीसरा होगा, फिर जो है कि सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो यह दूसरा है। तो दूसरा होगा। और फिर जो कि तदित्य तादित्य एवं प्रेम परक आवश्यकता, तादित्य एवं प्रेम परक आवश्यकता, तो पहला होगा। और फिर जो कि आत्मसम्मान परक आवश्यकता होगा, फिर तीसरे स्थान पर जो है कि आत्मसम्मान परक आवश्यकता होता है, तो यह चौथा होगा। फिर लास्ट में आत्म सिद्धि परक आवश्यकता होगा, तो यह पांचवा है। तो तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, पांचवा। तो देखते हैं तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, पांचवा। तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, पांचवा, नहीं, तीसरा, दूसरा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, पांचवा। तो इसका आंसर डी सही होगा। तो इसका आंसर जो है कि डी सही होगा। देखते हैं मेस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का सोपानिक क्रम क्या है? शारीरिक आवश्यकता है, सुरक्षा परक आवश्यकता है, तादित्यत्व एवं प्रेम परक आवश्यकता है, आत्मसम्मान परक आवश्यकता है, आत्मसिद्धि परक आवश्यकता है। तो पूछा है कि किसके नियंत्रण में राष्ट्रीय बचत पत्र होता है? तो किसके नियंत्रण में राष्ट्रीय बचत पत्र होता है? तो डाकघर के नियंत्रण में होता है। तो इसका आंसर ए होगा, बी होगा, डाकघर नियंत्रण होता है। तो अल्प बचत को प्रोत्साहित देने के लिए जो है कि भारत सरकार द्वारा डाकघर बचत बैंक की स्थापना की गई। इसकी स्थापना जो है कि 1982 में किया गया था। डाकघर बचत योजना का स्थापना जो है कि 1982 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि जनता को मितव्ययी बनाना एवं अल्प बचत को प्रोत्साहित करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जनता को मितव्ययी बनाना और अल्प बचत के लिए प्रोत्साहित करना होता है। तो देखते हैं फिर से, अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा डाक घर बचत बैंक की स्थापना की। इसकी स्थापना 1882 में, अरे 1982, सॉरी, 1982 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जनता की मितव्ययी बनाना एवं अल्प बचत को प्रोत्साहित करना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बजट का मुख्य परंतु अंतिम पद क्या है। बजट का मुख्य परंतु अंतिम पद क्या है, जो कि पहला देखते हैं कि प्रतिदिन संतुलित एवं बढ़िया भोजन लेना, ये तो नहीं है। धन की आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना, तो यह भी यह है। तो धन के आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना यह है। स्वयं का घर विलासिता वस्तु पर व्यय करना, तो यह सब गलत है। तो इसका आंसर भी है, धन के आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना, तो यह सत्य है। तो बजट का मुख्य परंतु अंतिम पद है, धन का आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना। बजट बनाना प्रत्येक गृहिणी के लिए आवश्यक आवश्यकता होता है। वे बजट बनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं तथा वर्तमान में खुशदायक जीवन व्यतीत कर सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है। शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है, तो शुद्ध लाभ में क्या सम्मिलित नहीं है, तो क्या समन्वय का पुरस्कार तो सम्मिलित है, जोखिम वहन का पुरस्कार ये भी सम्मिलित है, और नव प्रवर्तन का पुरस्कार यह भी सम्मिलित है, और एकाधिकार का लाभ यह सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर डी होगा। तो शुद्ध लाभ, सम्मिलित समन्वय का पुरस्कार, जोखिम वहन का पुरस्कार और नव प्रवर्तन का पुरस्कार आदि जो है कि सम्मिलित है, और एकाधिकार लाभ शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से क्या वास्तविक विनियोग नहीं है। निम्न में से जो है कि क्या वास्तविक, किसमें से वास्तविक विनियोग नहीं है। तो नई वस्तु, यह भी है, निर्माण कार्य, बिक्री के लिए माल, और कंपनी का शेयर कैपिटल, तो यह नहीं है। कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है, सी इसका आंसर नहीं होगा। तो देखते हैं, तो विनियोग उन वस्तुओं को क्रम करना जिससे लाभ हो विनियोग कहलाता है। उत्पादक वस्तुओं के क्रय में लाभ हेतु धन लगाना या व्यापार में पूंजी लाना ही विनियोग कहलाता है। विनियोग मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, अल्पकालीन विनियोग, दीर्घकालीन विनियोग, जीवन दर के लिए विनियोग आदि होता है। तो सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है, तो सर्वाधिक असुरक्षित चेक जो कि विरल चेक होता है। तो इसके बारे में जानते हैं, विरल चेक क्या है। सर्वाधिक असुरक्षित चेक विरल चेक होता है यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अपन अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखित धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। तो चालू खाते में पैसा निकाला जा सकता है, तो दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, आवश्यकता अनुसार कई बार। तो चालू खाता में पैसा जो है कि आवश्यकता अनुसार कई बार निकाला जा सकता है, तो इसका आंसर डी होगा। तो चालू खाता इस प्रकार का बैंक खाता है, इस खाते में बैंक जमा धनराशि कोई ब्याज नहीं देता, परंतु इसमें बचत खाते की अपेक्षा धन की कई बार आवश्यकता अनुसार निकाला या जमा किया जा सकता है। वही खाता एक है। तो वही खाता क्या है, तो वही खाता जो है कि मूल लेखा पुस्तिका है। तो वही खाता मूल लेखा पुस्तिका है, तो इसका आंसर डी होगा। तो वही खाता एक मूल लेखा पुस्तिका है। इसमें प्रतिदिन होने वाले लेन देनों के तिथिवार लेखा जोखा भी किया जाता है। इसी वही खाते के माध्यम से अंतिम खाता भी तैयार किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक है। तो इसमें कौन सा जो है कि किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक है, तो वार्षिक लेखा, तो इसका आंसर सी होगा। वार्षिक लेखा वही खाता हेतु सहायक है। तो मानसिक लेखा भविष्य में योजना बनाने में सहायक होता है। इस लेखे के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है कि आगामी संपन्न होने वाले कार्यों में कब और कहाँ कितना खर्च किया जाता है और किस स्रोत से कितना प्राप्ति होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो वस्तुएं व सेवाएं परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त होती है तो कहलाती है, तो वह जो है कि वास्तविक आय कहलाती है। तो इसका आंसर ए होगा, वास्तविक आय। अप्रत्यक्ष आय,
इसमें इसका आंसर अप्रत्यक्ष आय बताए। वस्तुएं एवं सेवाएं परिवार के सदस्यों को बिना धन उपयोग से प्राप्त किया जाता है, वही वास्तविक आय में ही आएगा। जो है कि वास्तविक आय को दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। जिसमें पैसा खर्च किया जाता है उसे अप्रत्यक्ष आय कहा जाता है, जिसमें जो है कि पैसा नहीं खर्च किया जाता है उसको प्रत्यक्ष है। तो इसमें इसका आंसर बी बताया। अब नहीं पता क्या सोचकर बी बताया है, तो पढ़ते हैं। जब नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों को वस्तुओं या सेवाओं बिना किसी शुल्क के प्राप्त की जाती है तो इसे कर्मचारी की अप्रत्यक्ष आय या अनुषंगी लाभ माना जाता है। इस सेवा के प्रयोग के बदले उसे किसी भी धन का भुगतान नहीं करना होता है। बजट सफल होता है, तो बजट सफल होता है आय बढ़ाकर व्यय कम करके, आय और व्यय के सही संतुलन से। तो इसका आंसर सी होगा, आय और व्यय के सही संतुलन से। सामान्य बजट का आशय आय और व्यय के संतुलन रूप से लेखा किया जाने से लाया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार सर्वप्रथम व्ययों का निर्धारण करती है, तत्पश्चात उसके अनुसार आय प्राप्ति की व्यवस्था करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आवश्यक आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। तो आवश्यक आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं शिक्षा, मनोरंजन, भोजन। भोजन, हवा, पानी या घर, कपड़े, स्कूल और भोजन, आश्रय, कपड़े। तो भोजन, हवा, पानी जो कि आवश्यक आवश्यकता के अंतर्गत आता है। इसके बिना जो है कि हमारा जीवन नहीं रहेगा। अगर मनोरंजन है तो हम जी सकते हैं, भोजन तो जरूरी है, शिक्षा भी उतना इसमें नहीं है, आवश्यक एकदम आवश्यकता में। और भोजन, आश्रय, कपड़े, कपड़े की भी उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर भोजन, हवा, पानी ही नहीं रहेगा तो हमें हमारे लिए कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमें जो है कि डी सही है, भोजन, हवा, पानी आवश्यक आवश्यकता के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है कि भोजन, आश्रय, कपड़े बताया गया है। तो हमारे सोच के हिसाब से तो यही सही है, पर अब इसमें जो है कि सी ही बताया, भोजन, आश्रय, कपड़े। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। तो इसका ठीक है, जो बताया है क्वेश्चन उसी को सही मानते हैं। तो आवश्यक जीवन की से ही मान लेते हैं। तो जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं के अंतर्गत भोजन, कपड़ा, मकान, काम, सुख इत्यादि को शामिल किया जाता है। अब्राहम मैस्लो महोदय ने आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा। हाँ, तो अब्राहम मैस्लो के अनुसार जो है कि तो वही सही होगा, तो वही सही होगा, भोजन, कपड़ा, मकान। तो अब्राहम मैस्लो महोदय, मैंने ज्यादा डीपली सोच लिया, इनके हिसाब से जो कि होम साइंस के अनुसार तो यही सही होगा। अब्राहम मैस्लो ने बताया है, अब्राहम मैस्लो महोदय के अनुसार। तो भोजन, कपड़ा, मकान, काम, सुख आदि आवश्यक आवश्यकता में आते हैं। तो अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा है। पहला जो कि शारीरिक आवश्यकता, भोजन, वस्त्र, आवास, पानी, निद्रा, विश्राम, यौन सुख इत्यादि। जो कि यह शारीरिक आवश्यकता में क्या है, भोजन, वस्त्र, आवास, पानी, निद्रा, विश्राम, यौन सुख इत्यादि होता है। और सुरक्षा संबंधित आवश्यकता में क्या होता है, भौतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा होता है। भौतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा होता है। सामाजिक आवश्यकता, सम्मान एवं पद की आवश्यकता, आत्म आत्म प्राप्ति, स्वयं विकास की आवश्यकता। तो यह सब आवश्यक आवश्यकता के अंतर्गत होता है। राष्ट्रीय बचत पत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय बचत पत्र किसके द्वारा किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय बचत पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो इसका आंसर बी होगा, राष्ट्रीय बचत बैंक पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट निवेश का एक निश्चित ब्याज व दीर्घकालीन माध्यम है, जिससे भारत सरकार ने डाक विभाग या डिपार्टमेंटल ऑफ पोस्ट द्वारा जारी किया जाता है। एनएससी भारत सरकार के द्वारा समर्थित है और इसे अभी अधिकृत डाकघर से खरीदा जा सकता है। क्या संवर्धित मतलब सपोर्टर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक है। तो घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक, या बचत करना, बजट करना, मितव्ययी करना या उधार लेना। तो इसमें से बजट संतुलित करने के लिए जो कि बजट आवश्यकता, तो इसका आंसर
डी होगा, बजट आवश्यक है। अरे बी होगा, सॉरी, सही लगा है, ठीक, खाली गलत बोल दिया। तो घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए बजट को तैयार किया जाता है। इनमें इसमें सर्वप्रथम परिवार की आय का निर्धारण किया जाता है, तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार व्ययों का समायोजन किया जाता है। नोट में दिया गया है कि जबकि राष्ट्रीय बजट में सर्वप्रथम व्ययों का निर्धारण किया जाता है और इसके अनुसार आय का निर्धारण किया जाता है। तो प्रत्यक्ष आय का साधन है नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, तो वेतन, व्यापार, पेंशन, शिक्षा सुविधा। तो प्रत्यक्ष आय में, तो शिक्षा सुविधा प्रत्यक्ष आय में नहीं है, प्रत्यक्ष आय में होगा, तो इसका आंसर ये होगा, बी होगा, डी होगा, सॉरी। तो एक व्यक्ति के प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वेतन, बोनस, पेंशन, मजदूरी, आय व कमीशन आदि को शामिल किया जाता है, जबकि शिक्षा सुविधा, रहने की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, जल बिजली की सुविधा इत्यादि आय के प्रत्यक्ष साधन नहीं है, बल्कि सहायक सुविधा है, इसको जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति और अधिक प्रेरणापूर्वक कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आय बढ़ाने के साथ साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है। आय बढ़ाने के साथ साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? क्या शिक्षा का, मनोरंजन का, स्वास्थ्य का? तो आय बढ़ाने के साथ साथ धनी वर्ग का किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? तो शिक्षा। तो इनमें से जो है कि सभी का बढ़ जाता है, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य। तो डी सही होगा, इनमें सभी का बढ़ जाता है। तो आय बढ़ाने के साथ साथ धनी वर्ग द्वारा आरामदायक वस्तु जैसे मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यय प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में जब एक व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसके व्यय का प्रतिशत आरामदायक वस्तु पर बढ़ जाता है, इसे प्रदर्शन प्रभाव भी कहा जाता है। तो बैंक के खातों के प्रकार हैं। तो बैंक के खातों के प्रकार क्या हैं? तो बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चय अवधि जमा खाता, चालू खाता, इनमें सभी। तो इसका आंसर सभी होगा, इनमें से सभी, डी सही होगा। तो पारिवारिक बचत के सुधार एवं लाभकारी माध्यम के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था बैंक है। बैंकों में विभिन्न प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, जैसे बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, संचयी सावधि जमा खाता आदि होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है, या उपयुक्ति किसका है? तो वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। तो यह युक्ति जो है कि गुड्डे की, किसकी है? गुड्डे। तो गुड्डे की है, या किंग यंग की है, या किंग्स की है, या इनमें से किसी की नहीं है। तो वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। तो यह युक्ति जो है कि किंग्स की है, तो इसका आंसर ए होगा। तो वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर से आधिक्य को बचत कहा जाता है। यह किंग्स की है। उत्तम गृह अर्थव्यवस्था के लिए पारिवारिक बचत का विशेष महत्व है। तो बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? तो बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? तो क्या हमें गहने खरीद लेना चाहिए? तो गहने खरीदना से हमारे धन का उपयोग हो सकता है, या घर से सुरक्षित रखना, या कई प्रकार के लाभदायक योजना या बीमा पॉलिसी। तो ज्यादातर सही होगा डी, बीमा पॉलिसी इसे में लगाया जा सकता है, तो यह हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो इसका आंसर डी होगा। तो किन्स के अनुसार, हाँ तो किन्स आ गए इसमें। बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाता है? हाँ तो पूछा है कि बताया है कि किन्स के अनुसार वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। बचत किए धन का उपयोग बीमा पॉलिसी में निवेश से धन में वृद्धि होती है और वह सुरक्षित रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है, इसकी क्या है? तो यह जो है कि वास्तविक आय, जो कि मुफ्त में सिलाई कर रही है, तो वास्तविक आय ना हुआ, तो वास्तविक प्रत्यक्ष आय होगा।
तो किसी परिवार के निश्चित अवधि में श्रम करने के लिए जो धन प्राप्त होता है प्रत्यक्ष आय, जैसे मजदूरी, मकान का किराया, पेंशन, रॉयल्टी आदि, अतः सिलाई से होने वाली आय जो कि वास्तविक प्रत्यक्ष आय होगी। तो इस प्रकार के बैंक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इस प्रकार के बैंक खाते में धन राशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है, तो वह जो है कि बचत बैंक खाता या सावधि जमा लेखा होगा, या चालू खाता या आवर्ती खाता होगा। तो जो है कि सावधि जमा लेखा होगा, तो इसका आंसर डी होगा। इस प्रकार के बैंक खाते में धन राशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है, तो सावधि जमा लेखा में होता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। तो जनता में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए डाक विभाग ने सावधि जमा खाते की योजना सन 1970 में प्रारंभ की। सावधि जमा लेखा के तहत बैंक खाते में धन राशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है और परिवार के सदस्यों का क्या आत्मनियंत्रण या दूरदर्शिता या मित्रता होगा, या पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है। परिवार के सदस्यों का आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मित्रता सभी है, ये सभी होगा आंसर, तो इसका आंसर डी सही होगा। तो परिवार के सदस्यों के आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता आदि पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है। बजट के पारिवारिक अर्थव्यवस्था की सफलता पर महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। उचित पारिवारिक बजट निर्धारित करके तथा उसके अनुसार व्यय का संचालन करके कोई भी परिवार आर्थिक संकट से बचकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बचत का सही विनियोग क्या है। तो बचत का सही विनियोग क्या है? क्या ब्याज पर धन देना, या कोई वस्तु खरीद कर रखना, बचत पत्र खरीदना, बचत खाते में जमा करना। सबसे सही आंसर होगा बचत पत्र खरीदना, तो इसका आंसर सही होगा, सी सही होगा। तो बचत का सही विनियोग है बचत पत्र खरीदना। नियमित रूप से बचाए गए धन को विनियोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि विनियोजित धन ही बचत है। अविनियोजित धन को बचत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, वह तो धन का संचय है। संचित धन का तो क्रय मूल्य घटता जाता है, विनियोजित धन अर्थात बचत से धन को निरंतर वृद्धि ही होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बैंक एक संस्था है। तो बैंक एक अर्ध सरकारी संस्था है, तो इसका आंसर बी होगा। बैंक एक अर्ध सरकारी संस्था है। सॉरी, एक व्यवसायिक संस्था है। बैंक एक संस्था क्या है? बैंक एक व्यवसायिक संस्था, तो इसका आंसर सी होगा। बैंक एक व्यवसायिक संस्था है। तो बैंक एक व्यवसायिक संस्था है। पारिवारिक बचत के सुरक्षित एवं लाभकारी माध्यम के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था बैंक है। अब अधिकांश बैंक राष्ट्रीयकृत हैं तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमानुसार कार्य करते हैं। बैंक न केवल बचतों के विनियोग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, वरन ये अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा तथा आवश्यकता पड़ने पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। बैंक अपने आप में संपूर्ण वित्तीय संस्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बचत का प्रमुख प्रयोजन है। तो बचत का प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो भविष्य की आवश्यकता और आकस्मिक व्यय के लिए है, मनोरंजन के लिए है, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सुखी प्राप्ति के लिए होगा। तो भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, तो इसका आंसर ए होगा। बचत प्रमुख प्रयोजन है भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए। तो बचत का प्रमुख प्रयोजन भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए होता है। अनेक बार पारिवारिक खर्चों में एक वृद्धि हो जाती है, परंतु उसी अनुपात में आय में वृद्धि नहीं होती। इस स्थिति में गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। यह अतिरिक्त व्यय तभी संभव हो सकता है जब पहले से कुछ धन बचाकर रखा गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जा सकता है। तो डाकघर में आवर्ती जमा खाता क्या 1 वर्ष में, या 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, या 5 वर्ष में खोला जा सकता है। तो जो है कि 5 वर्ष में खोला जा सकता है, तो इसका आंसर डी होगा। तो डाकघर आवर्ती जमा खाता 5 वर्ष के लिए खोला जा सकता है। डाक खाना केंद्र सरकार की एक आर्थिक संस्था है। यह संस्था पारिवारिक अल्प बचतों की सुरक्षित विनियोग के लिए सर्वोत्तम होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि क्या है। तो गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि जो है कि 11 रुपया है, तो इसका आंसर ए होगा, 11 रुपया। तो आजकल विभिन्न बैंकों द्वारा उपहार चेक भी ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाते हैं। ये चेक अपने मित्रों एवं प्रियजनों को किसी उत्सव अथवा संस्कार के अवसर पर भेंट स्वरूप दिए जा सकते हैं। सामान्य रूप से ये चेक 11 रुपए, 21 रुपए तथा 51 रुपए आदि धनराशि के हुआ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भविष्य निधि, भोजन, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है। तो भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है तो राष्ट्रीय विकास कार्यों में। तो इसका आंसर डी होगा, राष्ट्रीय विकास कार्यों में। तो पारिवारिक बजट को विनियोग के मुख्य तथा अधिक लोकप्रिय माध्यम डाकघर तथा बैंक ही है, परंतु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य माध्यम भी उपलब्ध है जिन्हें कुछ परिवारों द्वारा निश्चित रूप से अपनाया जाता है, जैसे भविष्य निधि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा योजना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आदि संबंधित संस्थाओं द्वारा इसमें जमा धनराशि का प्रयोग राष्ट्रीय विकास कार्यों में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है। तो व्यय को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? परिवार के सदस्यों की संख्या, रहन सहन का स्तर, ऋण की योग्यता एवं कुशलता, उपयोग सभी। तो इसमें से उपयोग सभी होगा, व्यय को प्रभावित करने वाले कारक हैं। व्यय को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिवार के सदस्यों की संख्या स्वरूप, रहन सहन का स्तर, ऋण की योग्यता एवं कुशलता, परिवार द्वारा अर्जित कुल आय, सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण आदि। यदि पारिवारिक व्यय आय से अधिक हो जाए तो निश्चित रूप से परिवार को आर्थिक संघर्ष का सामना करना पड़ जाता है। तो बजट का मुख्य उद्देश्य है, तो बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय व्यय का अनुमान या व्यय को अधिक करने की व्यवस्था, कीमती वस्तु खरीदने का उपाय व उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आय व्यय का अनुमान, तो इसका आंसर ए होगा, आय व्यय का अनुमान। तो पारिवारिक बजट का एक भविष्य प्रलेखा होता है। पारिवारिक बजट एक भविष्य प्रलेख होता है जिसमें आय तथा अनुमानित व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। बजट का मुख्य उद्देश्य है आय व्यय का अनुमान लगाना, परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी अर्जित करना, परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत करने के उपाय ढूंढना भी है। तो अनावश्यक व्यय को रोकना भी बजट का एक मुख्य उद्देश्य है, किंतु सरकारी बजट में सर्वप्रथम व्ययों का अनुमान लगाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सबसे अच्छा बजट होता है। तो सबसे अच्छा बजट क्या है? बचत का बजट होता है। तो बचत का बजट सबसे अच्छा बजट होता है। तो बजट 3 प्रकार के होते हैं, घाटे का बजट, संतुलित बजट तथा बचत का बजट होता है। घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट। बचत की बजट में पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय का प्रावधान इस प्रकार से किया जाता है कि वह प्रत्येक स्थिति में पारिवारिक आय से कम ही रहता है। अतः निश्चित रूप से बचत होती है। बचत के बजट में भविष्य की तथा आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा ध्यान रखा जाता है। अतः बचत का बजट ही सबसे अच्छा बजट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं? तो आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं? तो बचत कहते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात शेष भाग को बचत कहते हैं। नियमित रूप से बचाए गए धन को विनियोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि विनियोजित धन ही बचत है। अविनियोजित धन को बचत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वह तो धन का संचय है। संचयित धन का तो क्रय मूल्य घटता जाता है। विनियोजित धन अर्थात बचत से धन से निरंतर वृद्धि ही होती है। तो आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादन कार्यों में लगा दिया जाता है कहलाता है, तो वह बचत कहलाता है। तो इसका आंसर देखते हैं, इसमें क्या दिया है? तो बचत हो। इसका आंसर
बचत है, बी सही होगा। आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है, बचत कहलाते हैं। पारिवारिक आय से आशय उस धनराशि से है जो किसी परिवार द्वारा एक निश्चित अवधि में अर्जित की जाती है। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन धनराशि को खर्च किया जाता है उसे पारिवारिक बजट कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को लाभ है। तो पारिवारिक बजट बनाने में अर्थशास्त्रियों को लाभ क्या है? तो जनता की आय की जानकारी होती है, जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी होती है, सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी होती है, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही होगा। तो अर्थशास्त्री समाज के भिन्नता वर्गों के अर्थशास्त्री समाज के विभिन्न वर्गों के परिवार द्वारा बनाए जाने वाले पारिवारिक बजट का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। जनता की आय की जानकारी होती है, जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी होती है, सरकार को प्रत्यक्ष अवस्था अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है। तो आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या आवश्यक? साधन, योग्यता, भोजन, इनमें से सभी। तो साधन है इसका आंसर, तो ए होगा। तो आवश्यकता मनुष्य की ऐसा इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन होना आवश्यक है तथा वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उपलब्ध साधनों को स्वेच्छा से उपयोग करने के लिए तैयार हो। तो पारिवारिक बजट बनाते हैं, पारिवारिक बजट बनाने से खर्चों में कटौती हो जाती है, आमदनी को सही उपयोग होता है, या परिवार के सदस्यों की संतुष्टि मिलती है, उपयोग सभी। तो परिवार को सदस्यों को संतुष्टि मिलती है तो वह आंशिक आय में आ जाएगा। तो बजट बनाने का, पारिवारिक बजट बनाने से जो कि आमदनी का सही उपयोग होता है, तो इसका आंसर बी होगा, आमदनी का सही उपयोग होता है। तो पारिवारिक बजट बनाने से आमदनी का सही उपयोग होता है। बजट बनाकर किया गया व्यय बजट बनाकर किया गया व्यय सार्थक होता है। इससे अनावश्यक व्यय को ज्ञात कर निश्चित किया जा सकता है। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बजट बनाने से परिवार के सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होती है। तो गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है तो महंगी वस्तुओं को खरीदना या अपने स्थान को सुरक्षित बनाने के लिए, भविष्य की सुरक्षित बनाने के लिए। तो महंगी वस्तु खरीदना ये गलत है। तो भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए बचत का उद्देश्य, गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है। तो इसका आंसर सी होगा, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। तो गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। वास्तव में बचत का संबंध व्यक्ति एवं परिवार के भावी जीवन से होता है, क्योंकि भावी जीवन अनिश्चित तथा अदृश्य होता है। भावी योजनाओं को कार्य रूप में के लिए भविष्य में धन की अत्यधिक आवश्यकता हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण में निम्न में से कौन सा आय अन्य से भिन्न है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र, इनमें से सभी। तो इंदिरा विकास पत्र जो कि अन्य से भिन्न है, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो व्यक्ति को कर राहत के दृष्टिकोण से इंदिरा विकास पत्र अन्य से भिन्न है। राष्ट्रीय बचत पत्र सार्वजनिक भविष्य निधि योजना में आयकर में छूट से प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक होता है। तो एक व्यक्ति के लिए वाहक चेक होता है, तो जिसे वीरर चेक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही होगा, वाहक चेक। तो वाहक चेक सबसे असुरक्षित चेक की श्रेणी में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह चेक जिसके पास होता है वही इस चेक का भुगतान खिड़की से प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त रेखांकित चेक सुरक्षित चेक को श्रेणी में आता है। मौद्रिक आय क्या है? तो मौद्रिक आय एक प्रत्यक्ष आय है, तो इसका आंसर ए होगा। तो पारिवारिक आय को 3 भागों में बांटा जाता है, एक मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय। परिवार के सभी सदस्यों के एक निश्चित समय में कार्य करने के बाद मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त होता है उसे मौद्रिक आय कहते हैं। मौद्रिक आय प्रत्यक्ष आय होता है, इसके वेतन, पेंशन, ग्रेचुइटी, ब्याज, लाभांश, मजदूरी, किराया, भविष्य निधि कोष इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बराबर बराबर सामानों या साबुन खरीदने को कहते हैं, तो उसे सुविधा
सुविधाजनक सामान या विशेषता सामान या दुकानकारी सामान, तो ये होगा सुविधाजनक सामान कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि आयकर निम्न प्रकार का कर है। तो आयकर निम्न प्रकार का कर है, तो यह प्रत्यक्ष कर है, तो इसका आंसर डी होगा, प्रत्यक्ष कर है। तो आयकर निगम कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूला जाता है, अर्थात इसे किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्तियों को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो आयकर प्रत्येक व्यक्ति की गत वर्ष में अर्जित की गई आय पर लगने वाला कर है। यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पिछले वर्ष में अर्जित कुल आय पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पिछले वर्ष में अर्जित कुल आय पर प्रत्येक निर्धारित वर्ष के लिए केंद्रित बजट है, वित्त अधिनियम द्वारा अधिनियमित दर पर देय होता है। तो गरीब रेखा गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गरीब रेखा गणना की जाती है प्रति व्यक्ति आय या कुल पारिवारिक आय या कुल भूमि आय, कुल जायदाद आय। तो गरीबी रेखा पर गणना की जाती है तो प्रति व्यक्ति आय, तो इसका आंसर ए होगा, प्रति व्यक्ति आय। तो गरीबी रेखा की गणना प्रति व्यक्ति आय द्वारा की जाती है। गरीब के लिए सरकार को बीपीएल कार्ड जारी किया जाता है। तो स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है। तो स्टॉक रजिस्टर में विवरण किसका होता है? क्रय की गई सामग्री की सूची। तो क्रय की गई सामग्री की सूची, इसका आंसर डी होगा। तो स्टॉक रजिस्टर में क्रय की गई सामग्री की सूची का विवरण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एंजिल ने निम्न का बजट में कौन सा प्रावधान नहीं रखा है? आय, व्यय, मूल्यांकन, बचत। तो इसमें बचत का प्रावधान नहीं रखा है, तो इसका आंसर सी सही होगा। एंजिल द्वारा प्रतिपादित बजट संबंधी नियम के अंतर्गत कहीं भी बचत का उल्लेख नहीं है। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार समाज के प्रत्येक वर्ग के बजट में अनिवार्य रूप से नियमित बचत का प्रावधान होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जैसे जैसे आय वृद्धि होती है निम्न पर कौन सा व्यय का प्रतिशत घटता जाता है? तो जैसे जैसे आय वृद्धि होती है तो दवा, आवास, वस्त्र, भोजन, तो इसका आंसर भी होगा, भोजन का घटता जाता है। तो पारिवारिक बजट के भविष्य विषय में एक लोकप्रिय नियम एंजिल ने प्रस्तुत किया था। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है परिवार द्वारा भोजन एवं खाद्य सामग्री पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को योजनाओं में नजरअंदाज किया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को किसके अंतर्गत नजर तो महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को मानसिक योजनाओं के नजरअंदाज किया जा सकता है। तो इसका आंसर भी ए होगा, मानसिक योजनाओं में नजरअंदाज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मेस्लो के हाई हायरार्की ऑफ नीड्स आवश्यकताओं का पदानुक्रम को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला जो है कि शारीरिक होगा, फिर सुरक्षा होगा, और फिर जो है कि स्वप्रत्यक्षीकरण, तो लास्ट में होगा सामाजिक आत्मसम्मान। तो सुरक्षा, फिर सामाजिक होगा, फिर चौथे पे जो है कि स्वप्रत्यक्षीकरण, लास्ट में नहीं, चौथे पे होगा आत्मसम्मान, फिर लास्ट में स्वप्रत्यक्षीकरण। तो पहला तीसरा दूसरा चौथा पांचवा, पहला तीसरा किसमें? पहला तीसरा दूसरा चौथा पांचवा, इसका आंसर ए सही होगा। शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक आत्मसम्मान, स्वप्रत्यक्षीकरण। तो उसका चैप्टर खत्म हुआ। तो हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगा उपभोग एवं उपभोक्ता बाजार का चिन्ह होगा। तो यह जो है कि नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।